देश में अब तक 2,56,00,000 से ज्यादा लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। सांसद सुनील सोनी ने लोगों से टीकाकरण के लिए आगे आने की अपील की। प्रधानमंत्री कल गुजरात में आजादी के अमृत महोत्सव समारोह की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर रायपुर में पीआईबी और संस्कृति विभाग द्वारा लगाई जाएगी 5 दिवसीय प्रदर्शनी। शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर बीजापुर जिले में 5 इनामी माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और प्रदेश में महाशिवरात्रि का पर्व धार्मिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने हटकेश्वर मंदिर पहुंचकर की पूजा अर्चना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए देश में अब तक कोविड टीकों की 2,56,85,000 से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल 13,17,000 से ज्यादा लोगों को टीके की खुराक दी गई। छत्तीसगढ़ में भी कोविड टीकाकरण का कार्य जोर शोर से जारी है। जनप्रतिनिधियों के अलावा आम लोग भी अब टीकाकरण के लिए खुद आगे आ रहे हैं। राज्य में इस समय 60 वर्ष से अधिक और 45 साल से अधिक विभिन्न बीमारियों से पीड़ित लोगों को सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क और चुने हुए निजी अस्पतालों में 250 रुपए शुल्क के साथ कोविड टीका लगाया जा रहा है। इस बीच रायपुर के सांसद सुनील सोनी ने कोरोना से बचाव के लिए लोगों से कोविड का टीका लगाने की अपील की है। के जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे 45 साल से ज़्यादा के जो नौजवान हैं, उन सबसे मेरा आग्रह है कि आप जो है सरकारी अस्पताल में जाके प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था की है कि मुफ्त में वैक्सीन लग रहा है। यदि आपको कहीं प्राइवेट अस्पताल भी जाना है तो वहाँ पे मात्र आपको 250 रुपये देकर जो है आपको वैक्सीन लग जाएगा। और जो मैं अनुभव के आधार पे आपको बता रहा हूँ कि वैक्सीन लगाते समय मुझको ऐसा लगा था कि सुई का कोई दर्द होगा, लेकिन वैक्सीन कब लग गया मुझको पता ही नहीं लगा। और मैंने पूछा वैक्सीन आप लगाई है, तो बोले लग चुका है आपको। तो इसके अंदर में कहीं भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। मैं आपके सामने बैठा हूँ और उसके बाद में 1 महीने बाद में आप जो है वो दूसरा डोज लीजिए। उधर देश में कोविड से ठीक होने वालों की दर 18,000 से ज्यादा रोगियों के ठीक होने के साथ 96.92% पर पहुंच गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 456 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा 135 मरीज रायपुर जिले में मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के साबरमती आश्रम से 75 सप्ताह तक चलने वाले आजादी के अमृत महोत्सव समारोह का शुभारंभ करेंगे। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ भागीदारी में लोक संपर्क ब्यूरो आजादी के 75 वर्ष विषय पर देश भर में प्रदर्शनियों का आयोजन करेगा। छत्तीसगढ़ में पत्र सूचना कार्यालय द्वारा संस्कृति विभाग के सहयोग से कल रायपुर में महंत घासीदास संग्रहालय में एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी। पत्र सूचना कार्यालय छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त महानिदेशक अभिषेक दयाल ने बताया कि इस प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। हम लोग का यहाँ पे रायपुर में कार्यक्रम जो है उसमें सबसे पहले एक ये भव्य प्रदर्शनी लगाई जाएगी हम लोग के स्वतंत्रता सेनानियों और दांडी मार्च के विषय को लेकर। और उसके अलावा 5 दिन तक ये प्रदर्शनी रहेगी। सब लोग इसमें इनवाइटेड हैं, आएँ, पार्टिसिपेट करें, अपनी धरोहर से जुड़ें। और जो हम लोगों का युवा वर्ग है वो दोबारा से उन लोगों की, हम लोग के सेनानियों, स्वतंत्रता सेनानियों, उनकी जीवनियों से के बारे में बात करें, विचार करें, जुड़ें। साथ ही में जो नेशनल लेवल के बड़े लीडर्स रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम में, उसके अलावा छत्तीसगढ़ के लोकल लेवल पे जो बड़े स्वतंत्रता संग्राम के वो हैं, उसमें कुछ लोग जैसे भूल गए हों नेशनल लेवल पे, उनको भी हाईलाइट करने की यहाँ कोशिश की जाएगी। और साथ में यहाँ पे 5 दिन तक लगातार
यूथ के लिए कॉम्पिटिशन्स कराए जाएंगे, क्विज होगा, सिंगिंग कंपटीशन होगा, ऐसे राइटिंग कंपटीशन होगा। वहीं संस्कृति विभाग के निदेशक विवेक आचार्य ने बताया कि ये प्रदर्शनी विशेष रूप से युवाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। ये बहुत ही उपयोगी होगा क्योंकि आज की युवा पीढ़ी कई बार तो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम भी नहीं जानते हैं, और इस बहाने उनको सिर्फ क्योंकि आज की डेट में कॉम्पिटिशन्स जो देते हैं वही बच्चे उनके बारे में पढ़ते हैं और तैयारी करते हैं, क्योंकि वो कॉम्पिटिशन में आता है इसलिए तैयारी करते हैं। लेकिन वो कंपटीशन की तैयारी से हटकर लोगों को उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में, उनके योगदान के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि किस परिस्थिति में आज़ादी मिली है और जो भारत के निर्माण के लिए या छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए जिन्होंने योगदान दिया है और क्या सपना उन्होंने सजोया था, क्या आज हमने वो प्राप्त किया है या नहीं प्राप्त किया है, उस पर भी विचार करने की ज़रूरत है और युवा पीढ़ी को ये जानने की ज़रूरत है। इस प्रदर्शनी में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ साथ महात्मा गांधी और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े अन्य नेताओं और स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रमुख घटनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी की कोरबा इकाई ने एक बार फिर वित्तीय वर्ष में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में नया कीर्तिमान हासिल किया है। एनटीपीसी कोरबा के मुख्य महाप्रबंधक विश्वरूप बसु ने बताया कि 93.85% पीएलएफ के साथ एनटीपीसी कोरबा संयंत्र ने विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में देश भर के एनटीपीसी संयंत्रों में पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं देश भर के दूसरे विद्युत संयंत्रों में कोरबा संयंत्र का दूसरा स्थान है। उन्होंने कहा कि 2600 मेगावाट बिजली उत्पादन कर छत्तीसगढ़ सहित देश के कई राज्यों को रोशन करने में एनटीपीसी की कोरबा इकाई के विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में अहम भूमिका रही है। उन्होंने बताया कि देश के अग्रणी 5 विद्युत उत्पादक संयंत्रों में एनटीपीसी के 4 संयंत्र शामिल हैं। एनटीपीसी का इस साल एनटीपीसी कोरबा का बात अगर पूछेंगे तो एनटीपीसी कोरबा का पीएलएफ है 93.85% कल का दिन तक इस वित्तीय वर्ष में 93.85%। अगर पूरा एनटीपीसी का बात करेंगे तो पूरा एनटीपीसी का कोल स्टेशन का पीएलएफ है 64.86% इस वित्तीय वर्ष में। ऑल ओवर इंडिया में एनटीपीसी कोरबा का रैंक है 2, शासन का रैंक है 1। बिकॉज हम लोग जो है अपना ओवरऑलिंग ले चुका है, ओवरऑलिंग मतलब साल का मरम्मती जो है, तो इसीलिए हमारा रैंक है 2। अभी जो है एनटीपीसी के अंदर हमारा रैंक है 1। अगर इंडिया में टॉप 5 परफॉर्मिंग यूनिट्स देखेंगे, टॉप 5 में टॉप 4 है एनटीपीसी का, उसमें 1 नंबर और 4 नंबर में सिंगरौली का यूनिट 1 एंड ये जो है 4 जो है ये सिंगरौली 1 एंड 2 आई थिंक है, एंड कोरबा का यूनिट 2 एंड 3 है सेकंड एंड थर्ड पोजीशन में ऑल इंडिया का सारे थर्मल पावर प्लांट का। गौरतलब है कि विद्युत उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाने के साथ ही एनटीपीसी कोरबा यूनिट ने संयंत्र से निकलने वाले फ्लाई ऐश की 100% उपयोगिता में भी अपना रिकॉर्ड बनाया है। लोकसभा में कृषि मामलों की स्थायी समिति द्वारा छत्तीसगढ़ की गोधन योजना को पूरे देश में लागू करने के लिए सुझाव का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वागत किया है। आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि गोधन योजना पूरे देश में लागू हो जाती है तो निश्चित ही खेती किसानी के स्तर में सुधार आएगा और लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। एक कार्यक्रम से अनेक कार्य सधक रहे हैं, जिसमें केवल गोबर खरीदी नहीं हो रही है बल्कि वर्मी कंपोस्ट भी बनाया जा रहा है, मवेशियों की देखभाल भी हो रहा है, उसके चारा की व्यवस्था भी हो रही है और उससे खेती भी बच रही है और ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। तो एक काम से बहुत सारी समस्याओं का निदान हो रहा है। तो ये कार्यक्रम को पूरे भारत यदि स्थायी समिति ने रिकमेंड किया है तो बहुत सही किया है और पूरे देश को ये अपनाना चाहिए। इससे खेती किसानी भी सुधरेगी और मवेशियों की भी, पशुधन की भी देखभाल भी होगी और आय के साधन भी बनेंगे। गौरतलब है कि
कृषि मामलों की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया कि किसानों से मवेशियों के लिए गोबर खरीदी की ऐसी ही योजना पूरे देश में शुरू की जानी चाहिए। समिति ने कहा कि किसानों से उनके मवेशियों का गोबर खरीदने से उनकी आय में बढ़ोतरी होने के साथ साथ जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा और आवारा मवेशियों की समस्या का समाधान होगा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर बीजापुर जिले में 5 इनामी माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें नक्सली संगठन का सेक्शन कमांडर पांडु भी शामिल है, जिस पर पुलिस ने 8 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। इन माओवादियों ने डीआईजी ऑपरेशन सीआरपीएफ कोमल सिंह, पुलिस अधीक्षक कमल लोचन कश्यप के सामने समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का संकल्प लिया। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों पर पुलिस पर हमला, हथियारों की लूट जैसे अनेक वारदातों में शामिल होने का आरोप है। शासन की पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले हर माओवादी को 10-10 हजार रुपए प्रदान किए गए। कोंडागांव जिला पुलिस बल, आईटीबीपी और सीआरपीएफ द्वारा प्रशिक्षित किए गए 16 स्थानीय युवाओं ने छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती प्रक्रिया में बाजी मारी है। कोंडागांव पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि ये सभी युवा नक्सल प्रभावित विश्रामपुरी थाना क्षेत्र के हैं। वर्ष 2007 में इस थाने को माओवादियों ने लूट लिया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ के स्थानीय युवा अब पुलिस बल में शामिल होने के लिए सामने आ रहे हैं। ये मांग करी कि वे लोग रोजगार के लिए पुलिस और सेना आदि की भर्ती में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई। ये काफ़ी बृहद स्तर की ट्रेनिंग थी। उन लड़कों को, जितने ना केवल लड़के, कई सारी युवतियाँ भी हैं जो सामने आई हैं और ट्रेनिंग ले रही हैं। और इन लोगों ने अपनी मेहनत से, जो हमारे आईटीबीपी के और सीआरपीएफ के साथी हैं, वो भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन लोगों ने इन लोगों को वो कई सारे जो गुण हैं वो सिखाए हैं। पर ये काफ़ी सुखद है कि वो एक ऐसी जगह जहाँ पर कभी थाना लूट गया था, जहाँ पर पुलिस को देख के गांव खाली हो जाते थे, आज वहीं के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, पुलिस फोर्स ज्वाइन कर रहे हैं। गौरतलब है कि कोंडागांव जिले में पुलिस विभाग द्वारा सभी जगह जनता से बेहतर तालमेल के लिए लगातार चलित थाने लगाए जा रहे हैं। इसी दौरान विश्रामपुरी थाना क्षेत्र के युवाओं ने पुलिस और सेना में भर्ती के लिए प्रशिक्षण दिए जाने की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने 45 युवाओं को प्रशिक्षण दिया था। प्रदेश में महाशिवरात्रि का पर्व आज धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज सुबह से ही राजधानी रायपुर के मंदिरों में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर रायपुर के महादेव घाट स्थित हटकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के लिए सुख और समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। प्राचीन बूढ़ेश्वर मंदिर में भी आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कोरोना को देखते हुए मंदिरों में प्रवेश के लिए मास्क अनिवार्य किया गया है। इस मौके पर मंदिर परिसर को आकर्षक रूप से सजाया गया है। उधर महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर कल राजनांदगांव शहर में भगवान महाकाल की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भगवान भोलेनाथ की बारात और झांकी मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे।
दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।